नमस्कार साथियों। आइए आज हम लोग कक्षा क्लास आपकी 6 से लेके 9 तक की कक्षा 6 से 9 तक की एनसीईआरटी के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 9 तक। हमने क्लास 6 से लेके 9 तक ज्योग्राफी के सभी चैप्टर को पढ़ा दिया है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं, 15-20 मिनट के एक एक वीडियो हैं। 5-6 क्लास में पूरा मैटर पूरा हो गया था। कक्षा 6 से लेकर 9 तक की एनसीईआरटी बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से और व्याख्यात्मक रूप से आपको पढ़ाया गया है। उन सभी चैप्टर से संबंधित जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव और जो परीक्षा में आए हैं और आने की संभावना है। आपको लग रहा होगा कक्षा 6 की एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, हम जब उनको आईएएस की तैयारी करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कक्षा 6 से 2013 का आईएएस का पेपर उठा लीजिए, कक्षा 6 की एनसीईआरटी से पेपर आया है। ऐसे कक्षा 6 से लेकर 9 तक की एनसीईआरटी की प्रतिवर्ष अगर देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सो आपको लगता है कि बड़े लो लेवल की किताबें हैं, लेकिन लो लेवल की किताब नहीं है। एग्जामिनर के लिए बहुत अच्छी किताब होती है। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो कोचिंग आपको पढ़ा रहे हैं मैटर, वो सब के सब या तो कहीं सेलेक्ट हो गए थे, आजकल एक बिजनेस चला दिए हैं कि नौकरी छोड़ के पढ़ाने आ गए, या सब ऐसे वो टीचर हैं जिनका बहुत अच्छा वास्ता टीचिंग से नहीं रहा है। लेकिन जब एनसीईआरटी की किताब लिखी जाती है तो सब के सब जीआईसी इंटर कॉलेज या तमाम विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरर होते हैं। इनकी टीम बनती है। यह टीम एक समिति टाइप की टीम बनती है, वह इन बुक को तैयार करती है। तो उनकी जो योग्यता है इस यूट्यूब या तमाम जगहों पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी तुलना में नहीं हो सकती। तो इसलिए आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए किसी भी तरह से। जहाँ भी आपको एनसीईआरटी मिल जाए, चाहे आप उसको पीडीएफ में पढ़िए और चाहे यूट्यूब पे आप पढ़िए। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। अब एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए कक्षा 6 से लेके 12 तक की। मैंने आपको कई बार बताया, देखिए ज्योग्राफी की कक्षा 6 से 12 तक की, साइंस की 9 से 12 तक की तो ज़रूर पढ़िए, हिस्ट्री की 6 से 12 तक की, ठीक। इकोनॉमिक्स की कम से कम पढ़िए तो 9 से 12 तक की पढ़ लीजिए। पॉलिटी भी आप 9 से 12 तक, संविधान जो है 9 से 12 तक का पढ़ लीजिए, ठीक। ये 5 बुक आप जीएस के पर्पज से एनसीईआरटी के तमाम ऐप आते हैं, तमाम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तमाम यूट्यूब के टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक। उसको देख लीजिए। और अगर एकदम सरल और सहज तरीके से आपको पढ़ना है छोटे छोटे वीडियो में, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, पीसीएस गंगा के प्लेलिस्ट में। अभी हम ज्योग्राफी और साइंस की एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 9 तक के वीडियो उपलब्ध कराए हैं। क्रमशः आगे सभी विषयों के वीडियो आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो कक्षा 6 से लेके 9 तक की जब एनसीईआरटी पढ़ाए तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे दिए रहते हैं पीडीएफ के लास्ट में, बुक के लास्ट में, उसी को मैंने सम्मिलित किया है। मैंने कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि यही तो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वह आईएएस का पेपर हो, पीसीएस का स्टेट लेवल पीसीएस का पेपर हो, या फिर वनडे एग्जाम। यहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं। आपको बस समझने की ज़रूरत है। आपको हल्का लग रहा होगा कि हमको तो एमए की किताब पढ़नी चाहिए। आपको लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो एमए की किताब पढ़ें, हम 6, 7, 8 की एनसीईआरटी क्यों पढ़ें? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो इस एमए की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल के जो टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, या हमारे चैनल से आप निःशुल्क कोई वीडियो का या कोई पेड ग्रुप नहीं चलता, निःशुल्क सारी कक्षाएं हैं, आप आराम से देखिए। 20 मिनट बहुत जो समय नहीं होता, प्रतिदिन 1 से 2 वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। और जब पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक,
तब आपको समझ में आएगा कि पेपर कहाँ से आया था। पूरी एमए की बुक पढ़ ली है किसी राइटर की, आपको पता चला यार इस किताब से प्रश्न ही नहीं आया। प्रश्न दरअसल जो प्रोफेसर प्रश्न बना रहा है एग्जाम में, एग्जामिनर किसी भी आयोग के जो टीम गठित होती है पेपर बनाने की, वो प्राइवेट नहीं होते, वो सरकारी टीचर होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, और वो अपनी ही बुक को प्रेफर करते हैं, जो बुक उन्होंने लिखी है या पढ़ी है या पढ़ा रहे हैं। वो दुकान पे जाके कोई प्राइवेट किताब, प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब नहीं लेते कि हमको एक किताब खरीदनी है, उससे क्वेश्चन बनाना है। वो उनको इतना मटेरियल सरकार या आयोग खुद उपलब्ध कराता है, पीडीएफ या तमाम चीज़ों का, वहीं से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको 50 क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व कर लीजिए। 50 क्वेश्चन में से क्वेश्चन यहीं से आते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी तरह के यहीं से आते हैं, हूबहू नहीं आएंगे तो थोड़ी सी लाइन चेंज होके आएगी। ठीक, अब पहला प्रश्न है, देखिए कि कौन प्राकृतिक पारितंत्र, पारितंत्र दो तरीके के होते हैं, एक प्राकृतिक हो गया, एक मानव निर्मित हो गया। ठीक, तो प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल इकोसिस्टम्स कौन नहीं है, आप लोग कमेंट में बताइए। पहला ये क्वेश्चन है यहाँ से, इकोसिस्टम जो नाम है ये किसने दिया था, किस पर्यावरणविद ने या वैज्ञानिक ने इकोसिस्टम नाम दिया था, इकोसिस्टम। आप लोग इसको हमको कमेंट में नाम बताइए, हम आपको ट्रिक बताएंगे इसको याद करने का। जो लोग कमेंट करेंगे उनको ही रिप्लाई करके मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, कभी नहीं भूलेगा। 5-6 नाम हैं, इकोलॉजी, ठीक, एक है इकोलॉजी, एक है इकोसिस्टम। ठीक, ऐसे जो 4-5 नाम है, सभी का ट्रिक मैं बता दूंगा उस कमेंट में, वीडियो में नहीं बताऊंगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जो कमेंट करेगा उसी को इसका ट्रिक बता दूंगा। आप कभी भी उस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, नहीं भूलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस याद कर लीजिएगा एक बार रट्टा मार के कि हमको इसको याद कर लेना है। ठीक, इकोलॉजी को सिस्टम, ये जो टर्म है, ये शब्द पूछता है ना कि ये शब्द किसने दिया, तो ये शब्द ही का ट्रिक बताऊंगा। ठीक, तो पहले का उत्तर क्या होगा, कौन प्राकृतिक नहीं है, तो कृषि, कृषि मानव करता है, प्रकृति कृषि नहीं करती, याद रखिएगा। वन प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है, मरुस्थल और ताल, ताल का मतलब जो होता है ना विस्तारित क्षेत्र, आप ताल को है ना ऐसे मत समझिए, ताल जल का क्षेत्र भी है और स्थल दोनों का हैगा। एक विस्तारित क्षेत्र होता है, उसे सामान्य भाषा में ताल कहा जाता है, लेकिन ये जो कृषि क्षेत्र है ये मानव निर्मित है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब इसमें देखिए मानव निर्मित पर्यावरण है, उसमें पूछा था प्राकृतिक नहीं है, और नहीं, प्रश्न में एक चीज जरूर याद रखा करिए कि क्या पूछा है लास्ट में, नहीं है कि है, पॉजिटिव कि निगेटिव। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में पहले ही लाइन पढ़े, आगे पढ़े ही नहीं, उत्तर मार दिए जो देखे, प्रश्न वहीं गलत हो जाता है। तो प्रश्न पूरा पढ़िए, पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़िए, पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, ये बहुत जरूरी होता है। 4 ऑप्शन है, समुद्र, पर्वत, सड़क और वन। तो मानव निर्मित सड़क होगा, सड़कों का निर्माण मानव करता है। ठीक, प्रकृति नहीं करती, प्रकृति से वनों का मतलब विस्तार होता है, पर्वत पठार ये प्राकृतिक क्रिया से बने हुए हैं, समंदर प्राकृतिक है, लेकिन सड़क क्या है, मानव निर्मित। ठीक, तीसरा है, पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, अब बताइए। पौधों की वृद्धि होगी तो पर्यावरण खतरा है, जनसंख्या वृद्धि, जैव विविधता की वर्षा। जनसंख्या वृद्धि, क्यों, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी संसाधनों पे वैसे वैसे बोझ बढ़ता जाएगा, जंगलों को काटेंगे, वन को काटेंगे, जमीन का उपयोग अपने लिए, घर खेती के लिए उपयोग करेंगे। ठीक, अगर जंगल काटेंगे तो वहाँ के पशु पक्षियों की दिक्कत होगी, अनेक पेड़ पौधों का ह्रास होगा। ठीक, प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो नष्ट होगा। तो जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पे बोझ बढ़ता है। ठीक, इसलिए पर्यावरण को खतरा जनसंख्या वृद्धि से है। द्रवित मैग्मा, देखिए इसमें कक्षा 6 से लेकर 9 तक की सभी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, तो इसलिए हर चैप्टर में 3 या 4 क्वेश्चन बना के दिया था, तो उसी को समाहित किया गया है। तो तुरंत चैप्टर का नाम बदल जाएगा तो वो मत करिए। ठीक, आप लोग इसको कंफर्म करने के लिए आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, एनसीईआरटी ज्योग्राफी की।
द्रवित मैग्मा, जब द्रवित मैग्मा जो होता है ठंडा होने से कौन सी सेल का निर्माण करता है? मैंने बताया था आग्नेय। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आग्नेय को समझाया था। देखिए, ये पृथ्वी के अंदर मान लीजिए कोई तरल पदार्थ है, उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे जब होता है तो उसे लावा कहा जाता है। और जब यही विस्फोट होके जाके ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ठीक, तो यही धीरे धीरे जाके ठंडा हो जाता है मैग्मा। और जब यही मैग्मा ठंडा हो जाता है, क्योंकि याद रखिएगा जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो अग्नि के रूप में वहां पे प्रकाश स्तंभ उत्पन्न होता है, मतलब जलती हुई ये लावा जो निकलता है जलता हुआ उबलता, जैसे उबलते हुए निकलता है एकदम, जैसे आप आग जलते हुए देखते हैं कोयला, उस तरह से एकदम निकलता है। जल इतना अधिक टेम्परेचर होता है कि जो पदार्थ निकलता है वो तरल में निकलता है और धीरे धीरे सतह पे ऐसे जमता चला जाता है। धीरे धीरे यह उद्गार बंद होगा तो ये धीरे धीरे ठंडा होकर कठोर चट्टानों का निर्माण करता है। यही जो कठोर चट्टानों का निर्माण करता है वही आग्नेय शैल है। आग्नेय, अग्नि से निर्मित, याद रखिएगा अग्नि से निर्मित है, ठीक। अग्नि से निर्मित होने के कारण इसे आग्नेय कहा गया है। और यह ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात जब मैग्मा ठंडा होता है तो इसका रूपांतरण होता है। सबसे प्राथमिक चट्टान यही है, सबसे पुरानी चट्टान यही है। इसी चट्टानों से इन दोनों चट्टानों का निर्माण होता है। मैंने उसको डायग्राम के रूप में ऐसे समझाया था, ठीक। यहाँ आग्नेय हो गई, फिर मान लीजिए अवसादी हो गई और कायांतरित हो गई। आग्नेय से अवसादी का निर्माण होगा, अवसादी से कायांतरित का, फिर कायांतरित से अवसादी का निर्माण होगा। ये चक्र चलता रहता है, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? मैंने उसमें मैप के द्वारा समझाया है, वीडियो में आप देख लीजिएगा। पृथ्वी के 3 परत होती है, परपटी, मेंटल और कोर। स्थल मंडल, जल मंडल ये तो अलग चीज होता है, इस प्रश्न से अप्रासंगिक है। आपका विकल्प इसी तीनों में से है। तो सबसे अंदर जो होती है, देखिए अगर हम पृथ्वी बना लें और पृथ्वी को बीचों बीच डिवाइड कर दें उसके केंद्र से, ठीक, पृथ्वी के केंद्र से डिवाइड कर दें, अगर विभाजित कर दें तो यहाँ पे अब क्रम बनाएं, ठीक। तो ये जो भाग है ये क्रोड का भाग है, उसके ऊपर है मेंटल, फिर है परपटी। परपटी बहुत पतली होती है, ठीक। मेंटल सबसे मोटा होता है और उसके नीचे क्रोड होता है। ये क्षेत्रफल में मेंटल सबसे ज्यादा होता है, लंबाई में तो क्रोड ही होता है, ठीक। लेकिन इसका विस्तार काफी होता है तो ये क्षेत्रफल में सर्वाधिक होता है। तो इसका उत्तर सी होगा। फिर जीवाश्म सर्वाधिक किस शैलों में पाए जाते हैं? ये भी मैंने उसमें स्पष्ट बताया। कभी भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जीवाश्मों का अभाव कहाँ पाए, किस पर शैलों में पाया जाता है, या किस शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक। देखिए आग्नेय शैल में जीवाश्म कभी नहीं पाए जाते, ये बात आप लोग याद कर लीजिए। आग्नेय शैल जो हो सबसे प्रारंभिक शैल है, सबसे पुरानी शैल है, अग्नि से निर्मित, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। अवसादी में जीवाश्म पाए जाते हैं, आपका उत्तर सी बी है। लेकिन कुछ मात्रा में कायांतरित में भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक और सर्वप्रमाणित है अवसादी। अवसाद का जमाव जब होता है, अवसादों का जब जमाव होता है तो अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, अवसादी शैल का। अवसादी शैलों में ही कोयला, पेट्रोलियम, ये जो खनिज हैं तमाम वे पाए जाते हैं, ठीक। जीवाश्म सर्वाधिक किस शैलों पाए जाते हैं? तो अवसादी में। अवसादी चट्टानों में ही खनिज तत्व पाए जाते हैं अधिकतर, ठीक। इसका उत्तर बी सही होगा। अब देखिए फिर पूछ रहा है पृथ्वी की सबसे पतली परत, मैंने अभी बताया कि सबसे पतली तो परपटी है, ठीक। सबसे मोटी कौन सी है? क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा मेंटल है, मोटी में क्रोड है, ठीक। अगर लंबाई के पर्पज से लेंगे तो क्रोड ज्यादा है, लेकिन अगर क्षेत्रफल के आधार पे लेंगे तो मेंटल सबसे ज्यादा है और परपटी सबसे पतली है, ठीक। इसे बाह्य क्रोड को आंतरिक और बाह्य क्रोड 2 तत्वों में विभाजित किया जाता है, और मेंटल को भी कभी ऊपरी मेंटल और भीतरी मेंटल में विभाजित किया जाता है, ठीक।
तो याद रखिएगा। और फिर है निम्नलिखित में से पृथ्वी की आकस्मिक गतिविधि को क्या कहा जाता है? आकस्मिक गतिविधि को ज्वालामुखी कहा जाता है। याद रखिएगा, जब कभी कभी एकाएक कहीं ज्वालामुखी उद्गार होता है तो हलचल उत्पन्न होती है। ठीक। एंडोजेनिक, पृथ्वी के अंदर से। एंडोजेनिक का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों से हलचल उत्पन्न होना। इसमें भूकंप भी हो सकता है। ठीक। लेकिन चूंकि भूकंप उत्तर नहीं है इसमें ऑप्शन में, तो यहाँ ज्वालामुखी है। नदी अपर्दन सतह पे होता है, समुद्री तरंगे भी उस सतह पे होती है, और हिमनद अपर्दन भी सतह पे होता है। ठीक। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, नदियों का अपर्दन क्योंकि सतह पे नदियां बहती है तो अपर्दन करेंगी। समुद्री तरंग जलीय क्षेत्र में होगा। हिमनद, मान लीजिए ये पहाड़ी है, यहाँ हिम के बर्फ जमे हुए हैं, तो यहाँ धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ेगी तो हिमनद जो बर्फ है वो पिघलेगी, तो धीरे धीरे वो क्या ढलान की तरफ बहते हुए जाती है, तो काटते हुए जाती है, तो अपर्दन करते हुए जाती है। ठीक। ये तीनों बाह्य गतिविधियां हैं, ये आंतरिक है एंडोजेनिक, तो ज्वालामुखी हो जाएगा। छत्रक शैल जो होता है कहाँ निर्माण मुख्यतः होता है? ठीक। तो रेगिस्तान में छत्रक शैल कभी बनता है। आप एनसीईआरटी मैप बना के देता है, इसे देखेंगे। छत्रक शैल छाते नुमा आकृति की तरह बनता है, इसे छत्रक शैल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मशरूम आप देखिए मशरूम और छाते की आकृति लगभग आप देखें कि समान होती है, थोड़ा सा बन रहा है। तो अंग्रेजी में तो मशरूम रॉक कहा जाता है, हिंदी में छत्रक शैल कहा जाता है। हिंदी में छाते की नुमा है, अंग्रेजी में वही मशरूम आप देखते हैं। मशरूम आपको जो मिलता है खाने के लिए, वो मशरूम देखिए काट के सिर्फ यही इतना भाग दिखाते हैं। आप मशरूम को गूगल पे डालिए तो आपको दिखाएगा जमीन पे या कहीं पे, जब वो जहाँ उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो ऐसे जाएगा, पहले डंडियस तना उसके बाद वो गुंबदानुमा ऐसे बनता है। ठीक। आपको जो बेचा जाता है नीचे पार्ट काट के इतना बेचा जाता है। ठीक। आप जो खाते होंगे, जो लोग मशरूम खाते हैं, तो अंग्रेजी में मशरूम रॉक है और हिंदी में छत्रक। ये कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में, आपके रेगिस्तान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। समुद्री गुफाएं क्या हैं? समुद्री गुफाएं किसके कारण बनती है? समुद्री तरंगों के कारण। आप इसको डालिए गूगल में, समुद्री गुफाएं और समुद्री तरंग, तो आपको इसका चित्र बन के मिलेगा। ठीक। ये समुद्र मतलब जलीय क्षेत्रों में होती हैं। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया? हमें लगता है कि अगर इस क्वेश्चन को सभी आयोग के पेपरों से निकाल लिया जाए, 1000 से ज़्यादा बार पूछा गया होगा, और अभी भी लगातार प्रासंगिक है कि सूर्य की हानिकारक, इसको पूछने का तरीका अलग अलग है। हानिकारक किरणों से कौन सी गैस बचाती है? तो ओजोन है। ठीक। ओजोन का कार्य क्या है? ओजोन के बारे में आप देखिए, O3 होता है इसका सूत्र, ऑक्सीजन का O2 होता है। जब यही ऑक्सीजन एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाती है ना, तो यह ओजोन बन जाती है। अगर नाइट्रोजन न हो तो वातावरण में क्या होगा? गर्मी ठंडी का आभास में अंतर नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन न हो तो आग लगना मुश्किल हो जाता है वातावरण में। कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो आग बुझाना मुश्किल हो जाता है। ओजोन न हो तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण नहीं होता, अर्थात पृथ्वी पे टेम्परेचर बहुत तेज बढ़ेगा। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को बचाती है। अगर ये किरणें ज़्यादा तेज आती हैं तो स्किन कैंसर भी बहुत तेज होता है। ठीक। ये कई बार पूछा गया है कि पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग होने की संभावना ज़्यादा होता है? तो स्किन कैंसर होने का ज़्यादा डर होता है। ठीक। तो ओजोन पराबैंगनी किरण कहाँ पाई जाती है? ओजोन की लेयर, ये लोग आप लोग कमेंट में बताइए। मैंने ये बात पढ़ा दी है कि ओजोन की लेयर कहाँ पाई जाती है, इसका ट्रिक भी बताया है मैंने उस वीडियो में, आप कभी भूलेंगे नहीं। पृथ्वी के ऊपर जितनी लेयर में मंडल पाए जाते हैं, ठीक, सबका एक क्रम मैंने पढ़ाया है और उनका फार्मूला भी बताया है। ठीक। आप लोग देखिए और इसको बताइए ये किस मंडल पाया जाता है? पृथ्वी के क्षोभ, समताप, आयन, बहिर्मंडल, किसमें ये ओजोन की लेयर पाई जाती है? उसे एक, उस मंडल में ओजोन लेयर को भी एक नाम से
वैज्ञानिक पुकारने लगे हैं। ठीक, तो यहाँ ओजोन हो गया। अब देखिए, ये प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। मौसम संबंधी गतिविधियां किस वायुमंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक, पृथ्वी के सबसे पास वाला मंडल ही क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल है, फिर उसके बाद मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है। ठीक, फार्मूला बता दे रहा हूं, टी एस एम आई, आई से आयनोमंडल, मी से मीजो, एम से मेसोस्फीयर या मध्य मंडल, एस से स्ट्रेटोस्फीयर और टी से ट्रोपोस्फीयर। देखिए, ट्रोपो है क्षोभ मंडल, स्ट्रेटो है समताप मंडल, मध्य मंडल मीजो, आयन मंडल है आयनोस्फीयर, एक होता है ई एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, बहुत पेटेंट क्वेश्चन है। कभी मिलान करने के लिए देता है, कभी क्रम से पूछता है, कभी कुछ पूछता है। देखिए, टी, फिर यस, फिर यम, फिर आई, फिर ई। अब जब आप अल्फ़ाबेट को पढ़ते हैं ABCD, उल्टा पढ़िएगा। उल्टा, अगर आप दाहिने तरफ से पढ़ रहे हैं सीधा पढ़िए, अगर बाएं तरफ से पढ़ रहे हैं, ये बाएं तरफ से अगर पढ़ रहे हैं तो उल्टा पढ़िए, अगर दाएं तरफ से पढ़ रहे हैं सीधा पढ़िए। EIMST, यही क्रम होगा आने का वर्ण, ये मतलब अक्षर का। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाने पे इन मंडलों का क्या क्रम है, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पहले टी आएगा क्षोभ मंडल, फिर यस आएगा समताप मंडल, फिर यम आएगा मध्य मंडल, फिर आई आएगा आयन मंडल, फिर ई आएगा बहिर्मंडल। ठीक, अगर पूछे ऊपर से पृथ्वी की तरफ आते हुए तो सबसे पहले आएगा बहिर्मंडल, फिर आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर समताप, फिर क्षोभ मंडल। ये क्रम याद रखिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई बढ़ने पे वायुदाब, मैंने पढ़ाया था इसको, बहुत सरल क्वेश्चन है। ऊंचाई बढ़ने पे, लेकिन बहुत बार पूछा है। ऊंचाई बढ़ने पे वायुदाब घटता है। अब जैसे देखिए पृथ्वी है, ठीक, आप इसकी सतह से ऊपर जाएंगे तो वायुदाब घटेगा। लेकिन आप ये बताइए, पृथ्वी के विषुवत रेखा पे खड़े हैं तो वायुदाब क्या होगा, और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक, पोलर पोल पे खड़े हैं तो वायुदाब का क्या प्रभाव होगा, ये दोनों चीज कमेंट में बताइए। अगर आप ज्योग्राफी के अच्छे स्टूडेंट है कोई भी, तो इस चीज को बताइए कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पिंड ध्रुव पे है और कोई विषुवत रेखा पे है तो वायुदाब के क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ अगर वह पृथ्वी के किसी क्षेत्र से पृथ्वी के केंद्र की तरफ बढ़े, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसको समझिएगा। पृथ्वी से सतह से केंद्र की तरफ जाने पे वायुदाब का क्या मान होगा। ठीक, इन चीजों को आप कमेंट बताइए अगर इस ट्रिक को समझते हैं। जो कमेंट करेंगे, नहीं समझ रहे हैं तो पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में बताऊंगा, लेकिन इसकी क्रिया पद्धति को पूरा बता दूंगा उसको कमेंट में मैसेज करके, लेकिन बताऊंगा उसी को जो कमेंट करेगा। और जो जान रहे हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं, अपने ज्ञान को प्रसारित प्रचारित कर सकते हैं। ठीक, तरल रूप में पृथ्वी पर गिरने वाले जल को क्या कहा जाता है। वर्षा। भाई देखिए, बादल है, बूंद जब संघनित, बादल में जब जल संघनित होता है तो इतनी बड़ी बूंदें बन जाती है कि वह वायुमंडल में रुक नहीं पाती, तो वही वर्षण के रूप में नीचे गिर जाती हैं। ठीक, महासागर और वायुमंडल स्थल मंडल के बीच जल का निरंतर संचरण क्या कहलाता है। जलचक्र कहलाता है। आपका ये मान लीजिए समंदर है, यहाँ से बादल वाष्पित जल को ले लेते हैं और हवा के प्रवाह से बहते हुए स्थल मंडल की तरफ अग्रसर होते हैं, वहाँ संघनन होता है। ठीक, टेम्परेचर आर्द्रता के परिवर्तन के कारण, तो यहाँ बूंदों के रूप में जल गिरा देते हैं। ये जल गिरा तो ये नदियों में गया, स्थल मंडल कुछ सोखा, कुछ नदियों के माध्यम से फिर समंदर में चला गया, और जब फिर समंदर से पानी बादल को गया, बादल ने फिर स्थल गिरा, तो ये जो क्रम है यही जल चक्र है। ठीक, जल का चक्र हमेशा आपस में गतिमान है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गर्म महासागरीय धाराएं सामान्यतः उत्पन्न होती हैं। देखिए,
पृथ्वी के विषुवत रेखा क्षेत्र को याद रखिए, 0 डिग्री को, पृथ्वी के 0 विषुवत रेखा को याद करिए। जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कोई भी जल धारा बहेगी तो वह गर्म होगी, ठीक। और अगर ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहेगी तो वह ठंडी जलधारा होगी। समझ में आई बात? अगर कोई भी जलधारा ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत की तरफ गमन कर रही है तो वह ठंडी है, और अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बह रही है तो वह गर्म जलधारा होगी, ठीक। अब का क्या रहा है, गर्म जलधाराएं उत्पन्न कहाँ होती हैं? मुख्यतः कहाँ? भूमध्य रेखा, विषुवत क्षेत्र से। इसको भूमध्य रेखा, भू की मध्य रेखा, भूमध्य होता है। भूमि जो है आपकी पृथ्वी, उसकी जो मध्यमान रेखा, काल्पनिक रेखा मानी गई, उसी को भूमध्य या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। कभी याद मतलब दुविधा मत रहिएगा, 0 डिग्री को विषुवत या भूमध्य रेखा ही कहा जाता है, ठीक। दिन में 2 बार जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? क्या है? ज्वार भाटा। देखिए, ज्वार भाटे की क्रिया मुख्यतः सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी पे जल है, आपको पता है, सूर्य पे जल नहीं है, चंद्रमा पे नहीं है। तो इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण से जब जल के भाग को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है तो जलीय क्षेत्र और स्थलीय क्षेत्र का जो किनारा होता है वहाँ पे ज्वार भाटे की उत्पत्ति देखने को मिलती है। स्थलीय और जलीय क्षेत्र का जो किनारा होता है वहाँ कभी कभी आप देखेंगे समंदर में खास करके जलों का स्तर ऊपर उठता है नीचे गिरता है, ऊपर उठता है नीचे गिरता है, इसी को ज्वार भाटा कहा जाता है। तो 24 घंटे में सामान्यतः 2 बार आता है। दिन 24 घंटे में 2 बार यह क्रिया होती है ज्वार भाटा को। ज्वार का होता है जल का ऊपर उठना और भाटा का सामान्य अर्थ होता है जल का नीचे गिरना, ठीक। कोलकाता किस नदी के तट पे है? देखिए, भागीरथी हुगली इसलिए लिखा गया है कि कभी कभी आपको किताब में मिलेगा कि भागीरथी जो है वो बंगाल में भी प्रभावित होती है, ठीक। तो दुविधा मत रहिएगा, हुगली सही उत्तर है। ज़्यादातर प्रश्न में हुगली ही देता है, लेकिन यहाँ अगर एनसीईआरटी ने पूछा है भागीरथी हुगली तो उसका कुछ रीजन ये, वहाँ भी एक बार कहीं किताबों में भागीरथी नाम मिलता है। सामान्यतः भागीरथी आपका कहाँ पे है? सामान्यतः भागीरथी आपका उत्तरांचल में, उत्तराखंड में है, ठीक। जब उसके आगे बहते हुए गंगा के नाम से आती है, लेकिन जब बंगाल में पहुंचती है तो वहां भी कुछ जलधाराओं को भागीरथी के नाम से जानते हैं, इसलिए भागीरथी हुगली दिया है, ठीक। देवदार और फर के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वृक्ष हैं, ठीक। कहाँ पाए जाते हैं ये बताइए? ये शंकुधारी वृक्ष हैं। बंगाल टाइगर बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, बंगाल क्षेत्र। द रॉयल बंगाल टाइगर्स नाम प्रसिद्ध है, ठीक। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। लद्दाख जो क्षेत्र है अपने भारत का, हेमिस क्या है वहाँ पे? एक बौद्ध मठ है। लद्दाख में बौद्ध मठ है, हेमिस, ठीक, बौद्ध मठ है। कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अब ये देखिए, अब मैंने इसको बहुत विस्तार से पढ़ाया है, नवीकरणीय अनवीकरणीय। तो कोयला, देखिए संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, एक नवीकरणीय हो गया, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऐसे संसाधन होते हैं जो आप उनका उपयोग करेंगे फिर वह अपने चक्रीय परिवर्तन के पश्चात पुनः उत्पादन होते रहते हैं। सूर्य की ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, जल नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय संसाधन। अगर एक बार इनका उपयोग कर लिए तो जल के समाप्त हो जाते हैं और इनका उत्पादन पृथ्वी के अंदर इतने जल्दी नहीं होता। लाखों करोड़ों साल अवसादों के जमाव के पश्चात इन खनिजों का निर्माण होता है। तो अक्सर ये देखिए, भारत सरकार या विश्व में क्या किया जा रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग पे बल दिया जा रहा है।
क्योंकि उन्हें पता है कि ये पेट्रोलियम तेल हुआ, प्राकृतिक गैस, कोयला, लोहा, जो भी खनिज संसाधन है ये समाप्त हो जाएंगे कुछ समय पश्चात। इसलिए इसके वैकल्पिक स्वरूप को उपयोग करना बहुत जरूरी है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन कई देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन आप इसको भारत परिपेक्ष में देखिए। तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने की सर्वोत्तम विधि क्या है? वेदिका कृषि, सीढ़ीदार कृषि कहा जाता है इसे, टेरेस फार्मिंग। ठीक, छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हैं, कभी आप घूमने जाएंगे या मोबाइल में भी देखेंगे डाल के, तो सीढ़ीदार की नुमा लगते हैं, पहाड़ी ढलानों पे ऐसे खेती की जाती है। ठीक, इसी को वेदिका कृषि कहा जाता है। तो मृदा अपरदन रोकने में सहायक होती है। अपने यहाँ तो वेदिका कृषि कही जाती है, लेकिन अन्य देशों में इसको अनेक नामों से जाना जाता है। प्रकृति संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है। आवश्यकता न होने पर बल्ब बंद करना, उपयोग के बाद नल बंद करना, पॉलीथीन का उपयोग करके उसे फेंक देना, जल संरक्षण। कितना सरल क्वेश्चन है, सोचिए। आवश्यकता नहीं है घर में बल्ब जलाने की, तो आप बंद कर देंगे, विद्युत बचेगा तो कोयले का दहन कम होगा, या पेट्रोलियम या तमाम जैसे भी गैस से ऊर्जा उत्पादन हो रहा है उस पर प्रभाव पड़ेगा। उपयोग के बाद नल बंद कर देंगे तो जल बचेगा। उपयोग के बाद पॉलीथीन को आप सड़क पे फेंक देंगे तो कूड़ा कचरा है, पॉलीथीन बहुत जल्दी सड़ती है और गलती नहीं है। ठीक, जल संरक्षण करना भी प्रकृति संरक्षण के अनुकूल है, ये गलत है, सी। जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? आप लोग इसको बहुत पहले भी पूछता आया है। अब इधर क्या है कि आईएएस और पीसीएस में एस्ट्रोनॉमी को कम कर दिया गया थोड़ा सा पूछना, लेकिन वनडे एग्जाम में या स्टेट लेवल के एग्जाम में अभी भी पूछा जाता है। ठीक, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कौन से? शुक्र। ठीक, सूर्य के सबसे नजदीक है बुध। ठीक, और सुबह सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन है? पृथ्वी। सूर्य के पश्चात पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। ठीक, उसके बाद मंगल है। केपलर के नियम के अनुसार केपलर के नियम के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पे परिक्रमा करते हैं? मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था मैप बना के। ठीक, दीर्घ वृत्ताकार में सभी ग्रह, सूर्य है आपका, तो सारे जो ग्रह हैं 1 2 3 ऐसे करके 8 ग्रह जो हैं, सब अपनी अपनी कक्षा में दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं, एकदम गोले के रूप में नहीं करते। दीर्घ वृत्ताकार मतलब होता है कि अंडाकार जैसे देखते होंगे आप, अंडा अगर देखेंगे तो उसकी आकृति कुछ ऐसे होती है, ऐसे बनाइए, खड़े रूप में ऐसे होती है सामान्यतः। तो इसी कक्षा में उसको अंडाकार भी कह सकते हैं या दीर्घ वृत्ताकार भी कह सकते हैं, एकदम वृत्ताकार नहीं करते, इस बात को याद रखिएगा। ये तो क्वेश्चन इतना हाईलाइट था, पहले पूछिए मत, अब थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी कम कर दिया है। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड जो होते हैं किसके मध्य घूमते रहते हैं? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड घूमते रहते हैं, सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। याद रखिएगा एक चीज, ये किसी मंगल और बृहस्पति का चक्कर नहीं लगाते, इनकी भी कक्षा सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। अगर यहाँ सूर्य है तो ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, बस इनके बीच में इस जो दूरी है इन्हीं के बीच में अधिकतर पाए जाते हैं। जो खोज हुई है तो इनका संकेंद्रण इन्हीं दोनों ग्रहों के बीच ज्यादा देखा गया है। ठीक, मंगल और बृहस्पति के। लेकिन क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड सूर्य का परिक्रमा करते हैं, ये बात याद रखिएगा। वही क्वेश्चन है ध्रुव तारा, यही क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा 6 की एनसीईआरटी है। कक्षा 6 की एनसीईआरटी में ध्रुव तारे के संबंध में दिया गया है। ये हमेशा उत्तर दिशा को डिनोट करता है। आप आईएएस का पेपर 2013 या 14 उठा लीजिए, उसमें एक कहानी के रूप में पूछा था कि एक व्यक्ति रात के समय रेगिस्तान में जा रहा तो उसको
कोई एक्स जगह जानी थी, उसके पास कोई दिशा सूचक या कोई ऐसा यंत्र नहीं था जिससे वह दिशा का निर्धारण कर ले। उसने तारे मतलब आकाश की तरफ देखा, आसमान की तरफ, और वहां से एक तारे को अपना माध्यम बनाते हुए उसने अपने गंतव्य स्थल एक्स तक जाने का निश्चय किया। तो वह उस तारे के किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, यही पूछा गया था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऑप्शन दिया है। अब आप बताइए, जब मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आपको पता है कि वह जो जिस स्थान पे जाना है मुझे वो पश्चिम दिशा में है, आप पूरब की खड़े हैं, पश्चिम में जाना है, तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की डिनोट करता है। अब ये बताइए, आपको पश्चिम जाना है तो ध्रुव तारा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो नहीं, देखिए जैसे मान लीजिए भारत है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पूरब है, ये पश्चिम है, आपको इधर से इधर जाना है, ये उत्तर है, तो ध्रुव तारा ऊपर है, ये ध्रुव तारा है। अब पूरब से आपको चलना है, मान लीजिए आपको कोलकाता से दिल्ली मुंबई जाना है। बात को समझिएगा किस तरह पूछा था, लंबा लंबा क्वेश्चन पूछता है, आप लोग सोचते हैं बहुत कठिन पूछ दिया, पता नहीं कहाँ से। कहानी बनाई जाती है प्रोफेसर द्वारा आईएएस के पेपर में, कहानी को खुद जनरेट करते हैं। अब देखिए, कोलकाता से मुंबई जाना है, आपके पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि आपको पता चले, आपको बस इतना पता है कि पश्चिम दिशा में है वो मुंबई, पश्चिम दिशा में, ये आपको पता है। अब आपको यहाँ से कैसे जाना है, तो आप ऊपर देखें, ध्रुव तारा उत्तर में है, तो ध्रुव तारे को अपने दक्षिण दिशा में रखते हुए, अपने हाथ के दाहिने तरफ रखते हुए आप सीधा चलते रहेंगे। ठीक, अगर आप इसको आप बाएं तरफ किए तो आप कोलकाता से बांग्लादेश होते हुए म्यांमार की तरफ चले जाएंगे। ठीक, तो इस बात को पूछा था, आप लोग इसको हल्के में न लीजिए। एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी अगर क्लियर कर लेते हैं 12 तक की, तो आपका प्री तो नहीं रुकेगा, ये गारंटी है। ठीक, प्री नहीं रुकेगा। प्रमुख यामोत्तर प्राइम मेरिडियन कौन सा मान है? ये 0 डिग्री को माना जाता है। ठीक, पृथ्वी को कितने देशांतर विभाजित किया गया है? कई बार पूछता है, कई बार पूछा है, अभी भी पूछा जाता है। 360। देखिए 0 डिग्री कहाँ पे है? लंदन के जीएमटी जिसे बोला जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, यही 0 डिग्री है। इसके बाएं तरफ और दाएं तरफ 180 है, दोनों को जोड़ दीजिए, 180 को जोड़ दीजिए, आपका 360 बन जाता है। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध किस गोलार्ध में स्थित है? अरे भाई, दक्षिणी गोलार्ध है तो दक्षिणी में ही स्थित होता है। पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से बांटा जाता है, तो उत्तर और दक्षिण। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड जो होता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है। पृथ्वी पे विषुवत हो गया, उसके ऊपर जो काल्पनिक रेखा बनी रहती नीचे। ठीक, फिर 0 डिग्री हो गया देशांतर, उसके बाद जो रेखाएं होती हैं। ठीक, यही ग्रिड है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में है? देखिए, कर्क उत्तरी में है, भूमध्य रेखा 0 है, मकर दक्षिण में है, आर्कटिक ऊपर है। ठीक, दक्षिण में अंटार्कटिक है। ठीक, सूर्य के चारों ओर गति क्या कहलाती है? पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो क्या कहा जाता है? परिक्रमण। परिक्रमण होता है किसी दूसरी की कक्षा की परिक्रमा करना। जैसे आप किसी मंदिर की परिक्रमा जब करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, आपको कभी नहीं भूलेगा। जब किसी मंदिर के परिसर के चारों ओर घूमते हैं तो परिक्रमण है। और जब आप कहीं खड़े हैं और आप पहले मान लीजिए पूरब की तरफ मुख किए हैं, फिर आपने उत्तर किया, दक्षिण किया और पश्चिम कर लिया, ऐसे घूम के अपने ही अक्ष पे घूम के चारों तरफ फिर पूरब की तरफ मुँह कर लिया, तो यह घूर्णन है या परिभ्रमण है? परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब होता है अपने ही अक्ष पे अपना ही एक चक्कर पूरा कर लेना। जैसे आपको पता है ना, पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूमती रहती है। ठीक, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना परिभ्रमण है, सूर्य के चारों तरफ घूमना परिक्रमण है। ठीक, इस बात को
याद रखिएगा। 21 मार्च सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पे। जून माह में कर्क रेखा की किरणें भारत में सीधी पड़ती हैं। मकर रेखा की इस समय दक्षिण भारत में सीधी पड़ती हैं। मकर रेखा दक्षिण में है, ठीक है। जनवरी में भारत में क्या नाम है, कर्क रेखा पे ज़्यादा सीधी किरणें पड़ती हैं और जून माह में उत्तर भारत में कर्क रेखा पे। ऋतुओं का परिवर्तन का कारण क्या है? मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया था वहाँ पे। ऋतु परिवर्तन, ठीक, और दिन रात का होना दोनों किस क्रियाओं पे आधारित हैं? आप 24 घंटे में दिन रात का अनुभव करते हैं और 12 महीने में ऋतुओं का अध्ययन करते हैं कि शीत ऋतु आए, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा ऋतु आई, शरद ऋतु, जो भी आती हैं, ऋतुओं का निर्माण क्यों होता है, दिन रात का निर्माण क्यों होता है? याद रखिएगा, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, ये मान लीजिए सूर्य है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो ये भाग जब सामने रहेगा तो यहाँ दिन है, ये भाग पीछे है तो यहाँ रात है, ठीक। जब अपने अक्ष पे घूमेगी अर्थात घूर्णन करेगी, परिभ्रमण करेगी, तो दिन और रात का होना होगा। और जब वह सूर्य की परिक्रमा करेगी तो ऋतुओं का निर्माण होगा, ऋतु परिवर्तन होगा। याद रखिएगा, जब वह सूर्य की परिक्रमा करती है तो ऋतुओं का निर्माण होता है, जब अपनी ही परिक्रमा करके घूर्णन करती है तो दिन रात का निर्माण होता है, ठीक। दक्षिणी गोलार्ध में क्रिसमस कब मनाया जाता है? देखिए, दक्षिणी गोलार्ध क्रिसमस गर्मी के समय मनाया जाता है, क्योंकि जनवरी माह में क्रिसमस मनाया जाता है, लास्ट दिसंबर में। तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और उत्तर में ठंडी का मौसम, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। ये कई बार पूछा गया है, थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सही है? घूर्णन से ऋतुएं होती है, ना दिन रात होता है। घूर्णन से दिन रात होता है, परिक्रमण से दिन रात होता है, ना यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। घूर्णन से दिन रात होते हैं, हाँ सही है। पृथ्वी स्थिर है, नहीं, गतिशील है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पे गतिशील है, ठीक। जनसंख्या वितरण का क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वितरण का क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वितरण का तात्पर्य क्या है? जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, किसी क्षेत्र में लोगों के स्थानिक फैलाव। मान लीजिए कोई स्थल विशेष है, जब यहाँ जनसंख्या जैसे जैसे फैलती चली जाएगी वैसे ही इसको क्या कहा है? जनसंख्या वितरण। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक क्या हैं? देखिए, कारक धीरे धीरे सभी हैं, ठीक, लेकिन मुख्य कारक 3 प्रमुख कारण पूछा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जन्म दर, मृत्यु और प्रवास। आप जब भी किसी किताब में पढ़ेंगे तो इसको पहले स्थान दिया जाता है, ठीक। विवाह से भी जनसंख्या परिवर्तन होता है, लेकिन यह प्रत्यक्ष कारण नहीं है, ठीक, इसलिए गलत हो जा रहा है। और शिक्षा, ये तीनों प्रत्यक्ष कारण हैं जनसंख्या परिवर्तन के। जन्म दर जितनी बड़ी होगी जनसंख्या उतनी तीव्र होगी। मृत्यु दर में कमी होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, अगर मृत्यु दर ज़्यादा होगी जनसंख्या कम होगी। साथ ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर पलायन करके लोग आ जाते हैं, तो प्रवास करते हैं, तो भी जनसंख्या वृद्धि दर होती है। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। पिरामिड वाला क्वेश्चन याद रखिए। जनसंख्या पिरामिड चित्रात्मक क्या होता है? आय और लिंग की संरचना के आधार पर निर्माण किया जाता है। जैसे ये पिरामिड है, तो सबसे पहले 0 से लेते हैं और 100 वर्ष को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग खंडों में, ठीक। और एक दूसरा बनाते हैं किस आधार पे? लिंग के आधार पे, ठीक, लैंगिक आधार पे। 2 तरीके से पिरामिड का निर्माण करते हैं। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? सूर्य सबसे गर्म है, सही बात है ये तो। बुध की जुड़वा पृथ्वी नहीं है, शुक्र की जुड़वा पृथ्वी है। ध्रुव तारा दक्षिण नहीं, उत्तर दिशा में गमन करता है। यही प्रश्न ऊपर ही मिल जाएंगे। क्षुद्र ग्रह बताया मैंने, कमेंट फिर से आप बताइए अगर आप सही से ऊपर ध्यान दिए हैं। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड जो होते हैं वो किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? अभी ऊपर बताया है, ठीक। तो इस तरह से हमने एनसीईआरटी 6 से लेके 6 से लेके 9 तक के सभी क्वेश्चन को देखा और आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरह से प्रश्न ये एनसीईआरटी ने बनाए हैं, लेकिन हमारे जो पेपर होते हैं आईएएस, पीसीएस स्टेट लेवल के या वनडे एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी लोअर तमाम एग्जाम में
यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं, बस प्रश्न थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाता है, उत्तर यही होते हैं, उत्तर कहीं कुछ नहीं होते। ठीक, ऐसे प्रश्नों को आप देखते रहिए। आगे हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी के साथ मिलेंगे, भूगोल की। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। जय हिंद साथियों।